हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z वहाँ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अब चलेंगे दोस्तों, जनरल साइंस से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सबको एक साथ कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही हमारी स्ट्रेटजी होगी। जिस टॉपिक्स के हम लोग क्वेश्चंस को उठाएंगे उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस वहां से बनते हैं एक साथ कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। ध्यान देंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्र की गहराई मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फेदोमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का किया जाता है। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाएं तो आप लोगों की ना ही गलत हो और ना ही मिस हो। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो सीस्मोग्राफ है। एक पैमाना होता है रिक्टर स्केल, यानी कि सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने की थी। सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। महत्वपूर्ण आविष्कारक से क्वेश्चन चल रहा है, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है महत्वपूर्ण आविष्कारकों की खोज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन है। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ई गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये भी दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक साथ डाल दिए गए हैं ताकि आप यहीं से देख ले और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को अलग अलग भटकना ना रहे। दोस्तों, आप लोग सिलेबस जो कि पूरी तरह से हमारे द्वारा बता दिया गया है, उनके एग्जाम स्ट्रेटजी को भी पूरी तरह से दोस्तों बता दी गई है। आप उनको यहाँ तो नोट डाउन कर लीजिए या सारे सिलेबस को अपने दिमाग में रखिए। आप कहीं से भी पढ़ें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप अपने सिलेबस के दायरे में रहें। ऐसा ना हो कि आप कहीं से 2 मिनट वीडियो देख लिए, कहीं से 2 मिनट देख लिए, उसको स्किप कर दिए। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। काफ़ी इंतजार के बाद में वैकेंसी आई है, वैकेंसी अच्छी खासी है। इसलिए पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फॉलो करने का प्रयास करें ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके और आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, ठंडी का मौसम है लेकिन ठंडी देखनी नहीं, ठंडी ठंडी में ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी किसी भी चीज़ का जीवन में रिजल्ट निकलता है तो इसमें लिख कर नहीं आता कि आप उसकी तैयारी के समय बीमार थे, मजबूर थे या कभी किसी समस्या में पड़ गए थे, फंस गए थे। रिजल्ट में एक ही चीज़ लिख के आता है कि आप होने वाले एग्जाम में पास हुए या फेल। और जवाब भी आप लोगों को एक ही देना होता है कि हमारी जीत हुई या फिर हार हुई। हाल ही में आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। तो ध्यान रखें दोस्तों, आप भी फाइनल रिजल्ट में यानी कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम ला सकें, ऐसा मेहनत करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल है। और इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल है। सारा एक साथ डाल दिया जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। सारे दोस्तों आपके एक ट्रेंड में रहेंगे। नेक्स्ट है, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मत्स्य पालन का किया जाता है। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। पुष्प एवं फल दोनों, यानी पुष्प एवं फल से संबंधित अध्ययन का विज्ञान है दोस्तों हार्टिकल्चर। आगे चलते हैं, विटामिन से क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पे पीडीएफ के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल होता है। ये भी एक साथ डाल दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत है। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा है। और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत है। सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, कहीं आप लोगों को भटकना नहीं है। दोस्तों जुड़ने का प्रयास कीजिए, आप कहीं से भी जुड़िए, आपको लगे वो सारे सिलेबस को, हमारे पाठ्यक्रम को फॉलो किया जा रहा है और हमारी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, वहाँ आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप सफल हो सकें। उस भीड़ में ना रहे दोस्तों जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं, कहीं से 2 मिनट देखे 2 मिनट देखे, कोई भी प्रिपरेशन नहीं रहती, वो लगभग में आ जाते हैं दोस्तों, एग्जाम दे के आते हैं 50% क्वेश्चन, तो उसी टाइम गलत चले आते हैं, 50 पर बाकी क्वेश्चन आंसर की के बाद में, और रिजल्ट में पूरी तरह से दोस्तों बराबर हो जाता है, निगेटिव मार्किंग लेके। तो ऐसी प्रिपरेशन ना करें। आगे चलते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला पीडीएफ एसएससी जीडी 2024, जिसका 20 फरवरी से एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो पाठ्यक्रम रखे गए हैं, जीके जीएस, जिसमें जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। 50 रुपये टोटल इसकी पीडीएफ फीस रखी गई दोस्तों। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, कंप्लीटर हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। दूसरा पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023 का, जिसमें सामान्य ज्ञान आपका पाठ्यक्रम है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस टोटल इसकी भी 50 रुपये ही रखी गई है। अगर आप चाहते हैं, इनके कंप्लीटर हैं, इच्छुक हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। तीसरा पीडीएफ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का ही है, जिसका हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से सचेतता के क्वेश्चंस व यूपी स्पेशल के पूरे पाठ्यक्रम, आपका सामान्य हिंदी भी पूरी तरह से आके जुड़ेगा, को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्लीटर हैं दोस्तों, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों इसका। और लास्ट है दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023, लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा पीटी का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के। इनके पूरे पाठ्यक्रम को 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है दोस्तों। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी गई। आप लोग जानते हैं, काफ़ी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, काफ़ी रेयर टाइप के क्वेश्चंस यूपीपीएससी आरओ में पूछे जाते हैं। तो अगर इच्छुक हैं दोस्तों, इनके कंप्लीटर हैं, आप चाहते हैं अच्छी प्रिपरेशन, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया। क्वेश्चन में ही एक आंसर रख दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी तरह से बनाते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को सहजता से क्वेश्चंस के आंसर आ सकें और आगे के वीडियोस में उनका रिवीजन भी होता रहे और आप लोग पाठ्यक्रम के साथ आगे कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहें। एक पीडीएफ यहाँ पे बनाने में 5 से 6 घंटा का समय लगता है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था, तो दांडी से किया था। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां जहां से इसमें क्वेश्चन बनते हैं ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखने का प्रयास करें। जहां पे इस भी पूछी जाती है, हम लोग मिस नहीं कर सकते, पूरी तरह से डालेंगे वो सारे फैक्ट जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मिस नहीं किया जा सकता। और जहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको डाला भी नहीं जाएगा, यानी उनको बताया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, सब कुछ हम याद भी नहीं रख सकते, और सब कुछ याद रखकर हम ना ही एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और ना ही वहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, यानी गुजरात के जो नवसारी जिले में पड़ता है, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। डेट दोनों पूछा था, 12 मार्च 1930 को दांडी के लिए चले और नमक कानून तोड़ा कब वहां पे पहुंच के, तो 6 अप्रैल 1930 को। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन में ही एक आंसर डाल दिया गया है, ये बार बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है, पूना समझौता 1932 किनके बीच हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्टली भी बार बार पूछा था, पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब किनके मध्य में हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के मध्य में ये किया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए, जहां से और क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ ऐतिहासिक पूना समझौता
1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस बार गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस बार अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 डेट आ गया है। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर यह ऑप्शन दिया जाता है, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। या तो रिवीजन कीजिएगा या फिर पीडीएफ लगा के पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा लगा के एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ताकि प्रिपरेशन अच्छे ढंग से क्लियर हो सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मोस्ट क्वेश्चन बनती है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। कहाँ पे? सूरत में। कौन सा अधिवेशन? 1907 में हुआ था जो। अब चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ है, आप उठा के देख लीजिए। सारे क्वेश्चन ये सारे ट्रेंड में रहे हैं, आपके उस एग्जाम से पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुए हैं। कुछ फैक्ट है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। यही पूछा था 1907 जिसमें फूट पड़ी थी, उसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों दल अलग हुए, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष के द्वारा की गई। और 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दल पुनः एक हो गए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2014 में की गई थी। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को, तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। ये दोनों डेट वाइज भी ध्यान रखेंगे, घोषणा और शुभारंभ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि हिंदी का है दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुनः इस टॉपिक से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यानी शब्द बनते हैं, उनको एक साथ याद कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, महात्मा का सही विलोम शब्द होगा तो दुरात्मा होगा। विलोम शब्द से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। महात्मा का सही विलोम शब्द होगा तो दुरात्मा होगा। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वर्तनी पर खास फोकस करें, चारों ऑप्शन चेक करें। ऐसा ना हो एक ऑप्शन देखे उसी पे टिक कर दिए, लास्ट में पता चलेगा वो गलत ही होगा, क्योंकि काफ़ी दोस्तों नज़दीक के ऑप्शन दिए जाते हैं और ऐसे होने पर निगेटिव मार्किंग अलग से झेलना पड़ेगा। क्वेश्चन तो गलत होंगे ही और आप नीचे चले आएंगे रैंक से। अब ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ शब्द दिया गया, एक तरफ विलोम शब्द, फिर शब्द और फिर विलोम शब्द। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। औन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा। अब ये सॉल्व करें तो रिवीजन किस लिए बोलता हूँ, अब उन्नति का विलोम पूछा जाए तो अवनति होगा। जैसे अल्पायु का विलोम दीर्घायु हो गया। अब दीर्घायु आपके क्वेश्चन में दिया जाए और ऑप्शन में अल्पायु दिया जाए, यानी पलट के पूछा जाए, तब भी आप लोग ध्यान रखें। यानी कि अवनति का उन्नति होगा, अल्पायु का दीर्घायु होगा, और दीर्घायु का पूछा जाए तो अल्पायु होगा, उन्नति का पूछा जाए तो अवनत होगा। अपेक्षा का पूछा जाए तो उपेक्षा होगा, और उपेक्षा की बात की जाए तो अपेक्षा होगा। नेक्स्ट है अग्रस का अनुज होगा। अब एक साथ शुरू करते हैं हम लोग, दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अपेक्षा का उपेक्षा होगा, अग्रस का अनुज होगा, अक्षम का विलोम सक्षम होगा, अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होगा, उन्मुख का विलोम विमुख होगा, उत्साह का विलोम निरुत्साह होगा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होगा, प्रवृत्ति का निवृत्ति होगा, नूतन का विलोम पुरातन होगा, आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होगा, और संक्षेप का विलोम विस्तार होगा। आगे चलते हम लोग, अगला है दोस्तों, क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा, लौकिक का विलोम अलौकिक होगा, संयोग का विलोम वियोग होगा, भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होगा, गृहस्थ का विलोम सन्यासी होगा, घृणा का विलोम प्रेम होगा, आदान का विलोम प्रदान होगा, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, और कपटी का विलोम दोस्तों निष्कपट होगा। क्या होगा? निष्कपट, यानी कि कपटी का विलोम निष्कपट होगा। आग्रह का विलोम दुराग्रह होगा, सत्कार का विलोम तिरस्कार होगा, उर्वर का विलोम अनुर्वर होगा, वसंत का विलोम पतझड़ होगा, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायण होगा, हिंसा का विलोम अहिंसा होगा, सहयोगी का विलोम प्रतियोगी होगा, सुलभ का विलोम दुर्लभ होगा,
संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होगा और विशेष का विलोम सामान्य होगा। ये थे हिंदी से क्वेश्चन दोस्तों विलोम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। आप दिल्ली पुलिस ही उठा के देख लीजिए, 4 से 5 बार तो पूछा ही गया है। क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत पंचायतों के 3 स्तर शामिल हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब नोट देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई। ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, डायरेक्टली पूछाता है पंचायती राज व्यवस्था से। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ये ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है 368 अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग पूरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 6 से 7 बार तो आया हुआ है आर्टिकल। एक बार आर्टिकल से कॉन्सेप्ट बताना होता है, कॉन्सेप्ट से आर्टिकल बताना होता है, यहाँ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 76 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 76 भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। तो 76 में आता है भारत का महान्यायवादी, जो कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और इसकी दोस्तों नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि हिंदी से दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकों से, आपके सिलेबस में सारी चीजें मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन है परीक्षा गुरु नामक रचना के रचनाकार कौन है? करेक्ट आंसर होगा श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास हैं। अब चलेंगे एक साथ कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं एक साथ हम ले आए हैं। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार के नाम है। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। बीजक की रचना कबीरदास के द्वारा की गई। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। भारत दुर्दशा की रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। चिंतामणि की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा की गई। अनामिका की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा की गई। दीप शिखा की रचना महादेवी वर्मा के द्वारा की गई। गोदान की रचना प्रेमचंद के द्वारा की गई। पार्टी कामरेड की रचना यशपाल के द्वारा की गई। महिला आंचल की रचना फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा की गई। अभी और है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा, या फिर पीडीएफ लेके अंडरलाइन लगा के अच्छा दोस्तों प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा। महिला आंचल हो गया है, फणीश्वर नाथ रेणु। नदी के द्वीप, जो कि एक उपन्यास है, सजिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञा के द्वारा इनकी रचना की गई थी। पूरा नाम यहाँ पे भी दे दिया था, कभी कभी ये भी बताने होते। इसे अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सजिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञे। सब तरह से दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट बनते हैं हम लोग उनको मिस नहीं कर सकते। अगला है त्यागपत्र की रचना जयनेन्द्र कुमार ने की थी। ध्रुव स्वामिनी की रचना जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ज्योग्राफी से लिया गया है। क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा मंगल ग्रह। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं, किसके? मंगल ग्रह के। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा साझ का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह तथा सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उम्मीद करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से लिया गया, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन और आंसर है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में कई क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे।
मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा यानी कि आभासी जो बिल्कुल प्रत्यक्ष बनते हैं और छोटे बनते हैं। हम लोग जानते हैं उत्तल जो हम देखते हैं दोस्तों, बैक में कोई भी चीज़ें दृश्यावलोकन आप देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कितनी छोटी चीज़ों में दोस्तों पूरे दृश्य को दिखा दिया जाता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तर दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखेंगे यहाँ से जो और क्वेश्चन बनते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तु को देख लेता है, ये भी बार बार पूछा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु देखेगा, दूर की नहीं देखेगा। और अगर दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है तो दूर की देखेगा, निकट का नहीं देखेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब किसमें कौन से दर्पण का प्रयोग होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो फिर से शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तु को देख लेता है किंतु एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दृष्टि में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यहाँ पे ध्यान देंगे, उसे दोस्तों अवतल लेंस दिया जाता है और वो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख लेता लेकिन दूर की नहीं देख पाता। और जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है वो दूर की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख लेता है स्पष्ट रूप से, और उसे दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।